हेलो स्टूडेंट, जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री राधे। वी एकेडमी ग्रेविटॉन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और स्टूडेंट, अब ये आज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का हम लास्ट पार्ट आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ये लास्ट पार्ट होगा स्टूडेंट। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पार्ट 5 है, ये पार्ट 5 है ये। और स्टूडेंट आज हम इसमें देखेंगे क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ। हम ये कुछ फैक्टर्स पढ़ेंगे बच्चे, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ। फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो स्टूडेंट ये तीन फैक्टर पे डिपेंड करेगा। नंबर वन कि स्टूडेंट जो एटम आपस में मिलके बॉन्ड बना रहे हैं उनका सेल नंबर क्या है। फॉर एग्जांपल बच्चे, अगर मैं बात करूं एच एफ की करूं तो H बिलोंग टू सेल नंबर 1 यानी कि K सेल को बिलोंग करता है, और F बिलोंग टू KL दूसरे सेल को, क्योंकि इसका क्या यूज होता है 2p और इसका क्या यूज होता है ओवरलैपिंग में 1s। तो ये L सेल को, यानी कि मैं कह सकता हूँ ये 1 सेल को और ये किसको 2 सेल को। फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ यानी कि जो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल हो रही है, वो दो एटम जो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल करके कोई मॉलिक्यूल बना रहे हैं, कोई बॉन्ड बना रहे हैं, तो उनमें कौन सा सेल नंबर यूज हो रहा है। तो हम यहाँ पे करेंगे नंबर ऑफ सेल। किस पे डिपेंड करेगा बच्चे? नंबर ऑफ सेल पे। किस पे डिपेंड करेगा स्टूडेंट? नंबर ऑफ सेल पे। और दूसरा स्टूडेंट क्या है? नेचर ऑफ ऑर्बिटल। नेचर ऑफ ऑर्बिटल, नेचर ऑफ ऑर्बिटल, नेचर ऑफ ऑर्बिटल से क्या मतलब है कि मान लो मैंने हाइड्रोजन लिया, तो हाइड्रोजन में क्या हो रही है? एसएस ओवरलैपिंग। क्या हो रही है? एसएस ओवरलैपिंग। यदि मैंने स्टूडेंट एचएफ लिया तो एचएफ में क्या हो रही है? एसपी ओवरलैपिंग। ये क्या है? 1s, और ये क्या है बच्चे? 2p। और अगर मैंने HCl लिया तो ये क्या हो रही है? 1s 3p ओवरलैपिंग। तो स्टूडेंट अगर बात करें तो HF में क्या है? SS ओवरलैपिंग, और HF में क्या है? SP ओवरलैपिंग। HCl में भी क्या है? SP ओवरलैपिंग। लेकिन स्टूडेंट नंबर ऑफ सेट से मतलब है कि HF में क्या होगा? 1 और 2 सेल के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, 1 सेल और 2 सेल के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है। और HCl में क्या हो रहा है स्टूडेंट? 1 और 3 सेल के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है। लेकिन हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ SS ओवरलैपिंग हो रही है, और HF और HCl में क्या हो रही है? SP ओवरलैपिंग हो रही है। तो ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ सेल पे। ओवरलैपिंग में जो सेल यूज हो रहे हैं उनका नंबर क्या है। दूसरा डिपेंड करेगा ये नेचर ऑफ ऑर्बिटल पे। और स्टूडेंट तीसरा ये डिपेंड करेगा लोन पेयर रिपल्सन पर। लोन पेयर रिपल्सन पे डिपेंड करेगा। तो स्टूडेंट जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो इन 3 फैक्टर पे डिपेंड करेगी अकॉर्डिंग टू VBT। नंबर ऑफ सेल पे, नेचर ऑफ ऑर्बिटल पे, और लोन पेयर रिपल्सन पे। तो 1 बाय 1 स्टूडेंट हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। 1 बाय 1 शुरू करते हैं हम इसको। सबसे पहले फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ में सबसे पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट नंबर ऑफ सेल की। किसकी बात करेंगे स्टूडेंट? नंबर ऑफ सेल की। अब बच्चे आप जानते हो कि जैसे जैसे सेल नंबर बढ़ेगा, जैसे जैसे सेल नंबर क्या होगा स्टूडेंट? बढ़ेगा। जैसे जैसे सेल नंबर बढ़ेगा
जैसे जैसे सेल नंबर बढ़ेगा तो आप जानते हो कि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ जाएगी, और इस कारण से स्टूडेंट बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, इंक्रीज हो जाएगी। और यदि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गई तो आप जानते हैं स्टूडेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी, और यदि बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गई तो ये कम पक्की बात है कि बॉन्ड एनर्जी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बच्चे सेल नंबर इंक्रीज होने से दरअसल इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इंक्रीज हो गई, क्योंकि अगर सेल नंबर इंक्रीज हो गया तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिक्रीज हो गई, और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिक्रीज हो गई तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ गई, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ गई तो बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, और बॉन्ड लेंथ बढ़ गई तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो गई, और यदि बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो गई तो ऑटोमेटिकली बॉन्ड एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, अगर हमसे कोई पूछे कि HF, HCl, HCl, HBr और HI में बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? HF, HCl, HBr और HI में बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? तो स्टूडेंट आप जानते हो हाइड्रोजन बिलोंग्स टू 1s और F इसमें 2p का है, हाइड्रोजन 1s क्लोरीन का 3p है, हाइड्रोजन 1s ब्रोमीन का 4p है, हाइड्रोजन 1s और आयोडीन का 5p है। तो अगर हम इसमें बात करें तो इसमें ये ओवरलैपिंग हो रही है 1 और 2 सेल के बीच में, इसमें ओवरलैपिंग हो रही है 1 और 3 सेल के बीच में, इसमें ओवरलैपिंग हो रही है 1 और 4 सेल के बीच में, इसमें ओवरलैपिंग हो रही है 1 और 5 सेल के बीच में। और यदि नंबर ऑफ सेल नंबर अगर इंक्रीज कर रहा है तो सीधी सी बात है कि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इंक्रीज होगी, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ कम और फिर बॉन्ड एनर्जी भी, यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ लगातार डिक्रीज होती चली जाएगी, लगातार डिक्रीज होती चली जाएगी। HF बॉन्ड स्ट्रेंथ मोर होगी HCl की बॉन्ड स्ट्रेंथ से, और HCl की बॉन्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होगी HBr से, और HI का बॉन्ड सबसे वीक बॉन्ड होगा, HI का बॉन्ड सबसे वीक बॉन्ड होगा। तो सबसे पहले बच्चे ये डिपेंड करेगा सेल नंबर पे कि सेल नंबर कौन सा है। और अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ चल रहे हैं बच्चे, हम इस नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। ये मैंने एक एग्जांपल से बताया है, और वैसे भी आपको मैंने ये बताया था पिछली क्लास में कि 2 1 देखिए 1 तो सब में कॉमन है, 1 तो सब में कॉमन है, 1 तो सब में कॉमन है। 2 और 3 डिफरेंट सेल के हैं तो ये हायर एनर्जी के हैं, हायर एनर्जी के। और मैंने बताया था ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल उतना अच्छा होता है जितना लोअर एनर्जी में होता है, यानी कि साइज पे डिपेंड करता है। थर्ड सेल का साइज 2 सेल के साइज से बड़ा है, फोर्थ सेल का साइज 3 सेल के साइज से बड़ा है, और 5 सेल का साइज 4 सेल के साइज से बड़ा है। और जब सेल नंबर डिफरेंट हो जाते हैं तो बच्चे एनर्जी बढ़ रही है, इस ऑर्डर में एनर्जी बढ़ रही है तो पुअर ओवरलैपिंग होगी, और यदि पुअर ओवरलैपिंग होगी तो वीक बॉन्ड होगा, और वीक बॉन्ड होगा तो वो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, लगातार डिक्रीज होती चली जाएगी। अगले पॉइंट पे आ रहे हैं, जो हमें अगला फैक्टर पढ़ना है स्टूडेंट। अगला फैक्टर है हमारे सामने नेचर ऑफ ऑर्बिटल के बीच का। क्या है स्टूडेंट? नेचर ऑफ ऑर्बिटल का। नेचर ऑफ ऑर्बिटल का हमारे सामने अगला है नेचर ऑफ ऑर्बिटल। स्टूडेंट ये मैंने आपको बताया था कि नेचर ऑफ ऑर्बिटल की बात तब करनी है इफ सेल नंबर इज सेम, इफ सेल नंबर इज सेम, इफ सेल नंबर इज सेम, तब हमको बात करनी है स्टूडेंट नेचर ऑफ ऑर्बिटल की। और नेचर अगर सेल नंबर सेम है तो यानी कि एस ओवरलैपिंग सबसे घटिया होगी, एस ओवरलैपिंग के बाद अच्छी होगी SP ओवरलैपिंग, और SP ओवरलैपिंग से अच्छी होगी PP ओवरलैपिंग। सर ऐसा क्यों? आप जानते हो मैंने बताया था कि S गोल मटोल है, S कैसा होता है? स्फेरिकल होता है, गोल मटोल टाइप का है। और यदि ये किसी दूसरे से क्या करेगा, ओवरलैपिंग करेगा, तो मैंने ऐसे 4 रीजन में बांट लिया था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो इसमें केवल और केवल एक रीजन की ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है, बाकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वेस्ट जा रही है। तो इसमें क्योंकि डायरेक्शन नहीं होती, ये पुअर ओवरलैपिंग शो करता है। लेकिन p ऑर्बिटल में क्या होती है, डायरेक्शन होती है, और सारी की सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक ही एक्सिस में होती है।
सारी की सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्टूडेंट एक ही एक्सिस में होती है, तो जिसमें डायरेक्शन होता है वो बेटर ओवरलैपिंग शो करता है। तो यदि किसी में एसएस ओवरलैपिंग है तो एसएस ओवरलैपिंग से बनने वाला बॉन्ड सबसे वीक होगा अगर नंबर ऑफ सेल सेम है। फिर उसके बाद अच्छी बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी एसपी में और फिर होगी पीपी में। यानी कि स्टूडेंट ये डिपेंड कर रहा है डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल पे। अगर हम देखें तो एस ऑर्बिटल कैसा होता है, नॉन डायरेक्शन। एस कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल। एस होता है डायरेक्शनल। पी कैसा, एस होता है नॉन डायरेक्शनल। पी कैसा होता है, डायरेक्शनल। और ये क्या है, डायरेक्शनल और डायरेक्शनल। और डायरेक्शनल वालों में बेटर ओवरलैपिंग होती है। पिछली क्लास में मैंने ये बात आपसे बता दी थी। तो नेचर ऑफ ऑर्बिटल बच्चे तीसरा है नंबर ऑफ लोन पेयर। नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर बच्चे ये अप्लाई होता है केवल अप्लाई फॉर एफ, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। फोन के लिए अप्लाई होता है। स्टूडेंट आप जानते हो एफ के पास में होते हैं 3 लोन पेयर। आप सभी जानते हैं फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9 और 9 में 1s2 2s2 2p5, इससे कोई मतलब नहीं होता हमको वीबीटी में 2s और यहाँ पे क्या है 2p5, 1 2 3 4 5। तो देखो 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर। तो फ्लोरीन के पास होते हैं 3 लोन पेयर। ऑक्सीजन के पास होते हैं 2 लोन पेयर। ऑक्सीजन होता है 8, 1s2 2s2 2p4। वीबीटी में केवल हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को पकड़ते हैं। यहां पे ये 2s 1 2 3 4, तो 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर। ऑक्सीजन के पास में होते हैं 2 लोन पेयर और स्टूडेंट नाइट्रोजन के पास में होते हैं 1 लोन पेयर। यदि आप देखें तो नाइट्रोजन का क्या होता है 7। नाइट्रोजन का क्या होता है 7। आप इसे कैसे लिखोगे 1s2 2s2 और क्या होता है स्टूडेंट 2p3। वीबीटी में इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स का कोई लेना देना नहीं होता है। यहां पे 2s का 1 लोन पेयर होता है और यहाँ पे एक 2p में ये सारे के सारे क्या रहते हैं, खाली होते हैं। तो 1 लोन पेयर है, क्या है। तो अगर हम देखें तो फ्लोरीन के पास में 3 लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर है और नाइट्रोजन के पास में 1 लोन पेयर है। क्लियरली ये यहाँ से आप बच्चों को समझ में आ रहा होगा कि फ्लोरीन के पास में 3 लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर है और नाइट्रोजन के पास में 1 लोन पेयर है। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं इसकी, इसको तो मैं रब कर देता हूं। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीज हुआ, नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीज हुए, नंबर ऑफ लोन पेयर क्या हुए स्टूडेंट, इंक्रीज हुए। अगर नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीज हुए तो पक्की बात है कि लोन पेयर रिपल्सन स्टूडेंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लोन पेयर रिपल्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और यदि लोन पेयर रिपल्सन इंक्रीज हो जाएगा तो सीधी सी बात है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। स्टूडेंट एज द नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीजेज, लोन पेयर रिपल्सन बढ़ जाता है और बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। सर समझ में नहीं आया, अच्छे से समझाओ। मान लीजिए बच्चे कि ए और बी ने कोई बॉन्ड बना रखा है और मान लीजिए कि ए के पास भी 3 लोन पेयर हैं, ए के पास 3 लोन पेयर हैं और बी के पास में 3 लोन पेयर हैं। क्या है, 3 लोन पेयर हैं। और मान लीजिए बच्चे कि यहाँ पे सी और डी ने एक बॉन्ड बना रखा है, लेकिन सी के पास में 2 लोन पेयर हैं और डी के पास में भी 2 लोन पेयर हैं। और मान लीजिए कि ई और एफ ने कोई बॉन्ड बना रखा है, ई के पास 1 लोन पेयर है और एफ के पास 1 लोन पेयर है। और यदि आपसे कोई पूछे
कि इनमें बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, तो मैंने कहा कि जिस पे नंबर ऑफ लोन पेयर ज्यादा होते हैं वहां लोन पेयर रिपल्सन मैक्सिमम होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये जो लोन पेयर रिपल्सन है ये मैक्सिमम है, और यदि लोन पेयर रिपल्सन मैक्सिमम है तो ये पक्की बात है कि यहाँ बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे लीस्ट होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कमजोर होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम होगी। और यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, लोन पेयर रिपल्सन मिनिमम है। इन तीनों में यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन मिनिमम है, और यदि स्टूडेंट लोन पेयर रिपल्सन मिनिमम है तो ये पक्की बात है कि इन तीनों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसका होगा, ई और एफ का होगा। तो एज द नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीजेज, एज द नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीजेज तो लोन पेयर रिपल्सन इंक्रीजेज, और जब लोन पेयर रिपल्सन इंक्रीज होती है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती चली जाती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती चली जाती है। अगर नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ते हैं तो लोन पेयर रिपल्सन बढ़ती है, तो बॉन्ड टूटने को तैयार हो जाता है, यानी कि सबसे स्ट्रॉन्ग होगा इसमें EF और फिर CD और फिर AB, यानी कि ये क्या है, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी EF की। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? बट स्टूडेंट बी कॉशियस, मान लीजिए कि A है, A पे 3 लोन पेयर है, A पे 3 लोन पेयर है और B पे एक भी लोन पेयर नहीं है, तो वहां पे इस केस में जिसमें एक एटम के पास तो लोन पेयर है परंतु दूसरे एटम के पास कोई लोन पेयर है ही नहीं, जब है ही नहीं तो किससे लोन पेयर रिपल्सन करेगा? तो ये कंसेप्ट ऐसे बॉन्ड्स पे नहीं बनेगा, ऐसे बॉन्ड्स पे नहीं बनेगा जिसमें एक एटम के पास तो 3 लोन पेयर है और एक एटम के पास में लोन पेयर है ही नहीं। तो स्टूडेंट ये थे हमारे 3 फैक्टर्स जो बॉन्ड स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं। पहला था नंबर ऑफ सेल का, कि यदि सेल नंबर इंक्रीज कर जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर जाएगी, और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर जाएगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। और दूसरा फैक्टर था हमारे पास नेचर ऑफ ऑर्बिटल का, अगर, और ये जो नेचर ऑफ ऑर्बिटल का कंसेप्ट है तब अप्लाई होता है इफ सेल नंबर इज सेम, इफ सेल नंबर इज सेम। यदि स्टूडेंट सेल नंबर सेम है तो PP ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छी होगी देन SP ओवरलैपिंग, और सबसे पुअर ओवरलैपिंग होगी SS ओवरलैपिंग। तो फिर सीधी सी बात है कि PP से ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। और तीसरा था स्टूडेंट नंबर ऑफ लोन पेयर, यानी कि नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीज होंगे तो लोन पेयर रिपल्सन इंक्रीज होगा, और फिर इससे क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगा। अब स्टूडेंट हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं VBT के जो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन हम VBT के करते हैं जो हमारे लिए बड़े ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन ला रहा हूं, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ। ये आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग in increasing order of strength, in increasing order of strength। हमको ये अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ के रूप में। और बच्चे यहाँ पे हमारे सामने दे रखा है कि INA Z एक्सिस है। INA क्या है स्टूडेंट? Z एक्सिस है। INA Z एक्सिस है। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है ये कि हमारे सामने ये दे रखा है 2s, फिर दे रखा है 1s, फिर दे रखा है 3s और फिर दे रखा है 4s। अब हमको बताना है कि इसमें से किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छी होगी, किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छी होगी। तो स्टूडेंट हम अच्छे से जानते हैं कि सबसे पहले हमको देखना है
कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द बॉन्ड स्ट्रेंथ में पहला फैक्टर क्या है, नंबर ऑफ शेल का है। पहला फैक्टर क्या है स्टूडेंट, नंबर ऑफ सेल का है। दूसरा फैक्टर क्या है स्टूडेंट, दूसरा फैक्टर क्या है स्टूडेंट, नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स का है। और ये कब अप्लाई होता है, इफ सेल नंबर इज सेम। और तीसरा फैक्टर क्या है, तीसरा फैक्टर है स्टूडेंट हमारे सामने नंबर ऑफ लोन पेयर्स का, कि लोन पेयर रिपल्सन इंक्रीज होगी। तो देखिए हमें 1 बाय 1 फैक्टर्स यूज करने। पहला फैक्टर क्या है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, सेल नंबर क्या है, पहला फैक्टर सेल नंबर। देखिए पहला फैक्टर क्या है, नंबर ऑफ सेल। पहला फैक्टर क्या है हमारे सामने, सेल नंबर का। अगर सेल नंबर इंक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब स्टूडेंट इसमें देखें तो 1s सबसे स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि इसका सेल नंबर सबसे कम है। उसके बाद में होगा 2s, उसके बाद में होगा 3s और उसके बाद में होगा 4s। बोलो गेटिंग दिस पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है और यहाँ पे 1 ओवरलैपिंग है। यहाँ पे क्या है, 1 ओवरलैपिंग है, यहाँ पे 2 ओवरलैपिंग है, 3 ओवरलैपिंग है, और ये क्या है स्टूडेंट 4 ओवरलैपिंग है। ये क्या है स्टूडेंट 4 ओवरलैपिंग है। अब जरा सोचिए, अब जरा सोचिए बच्चे कि जैसे जैसे सेल नंबर इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे सेल नंबर इंक्रीज हो रहा है, अगर सेल नंबर इंक्रीज हो रहा है तो सीधी सी बात है कि बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और यदि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हुई तो सीधी सी बात है कि हमारी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा 1s ओवरलैपिंग से। अगला क्वेश्चन देखिए, लेकिन बी कोर्सेस INA Z एक्सिस है। अब S है तो ये सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड ही बनाएंगे, क्योंकि S ऑर्बिटल कभी पाई बॉन्ड फॉर्म ही नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 1s 2pz। अगला और एक ये रहा 1s 5pz, एक ये रहा 1s 3pz, एक ये रहा 1s 4pz। तो इसमें किससे बेटर होगी, तो बच्चे हम पहला फैक्टर देखेंगे, इफ सेल नंबर इंक्रीजेज तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इंक्रीजेज, और यदि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इंक्रीज हो गई तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, और यदि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गई तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ये 1s 2p है, तो 1 और देखिए ये सारे सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, ये सारे के सारे क्या बना रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि INA Z एक्सिस है। INA Z एक्सिस है, मैंने कहा था S और PZ एक्सिस सेम एक्सिस पे आएंगे तो ये क्या बनाएंगे स्टूडेंट, बोलो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। तो सीधी सी बात है सारे सिग्मा बॉन्ड है। तो अब देख लो 1s 2pz की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, फिर होगी 1s और 3pz की, और उसके बाद होगी 1s 2pz की 1s 3pz, उसके बाद होगी 1s 4pz की होगी, और उसके बाद होगी 1s 5pz की। सर ऐसा क्यों, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे क्या है 1-2 ओवरलैपिंग, यहाँ पे 1 और 3 सेल के बीच में ओवरलैपिंग है, यहाँ पे 1 और 4th सेल के बीच में ओवरलैपिंग, और यहाँ पे 1 और 5 सेल के बीच में। और यहाँ पे देखें तो 1 कांस्टेंट है, 1 कांस्टेंट है, लेकिन दूसरे में नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा है 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। तो एज द सेल नंबर इंक्रीजेज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इंक्रीजेज, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इंक्रीजेज तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज, और यदि बॉन्ड एनर्जी का भी आता है तो बॉन्ड एनर्जी भी क्या होता है, हो जाती है स्टूडेंट, इस केस में डिक्रीज हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट हम, अगला क्वेश्चन हमारे सामने आया ये, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक है हमारे सामने 2pz INA Z एक्सिस पहले से ही हमने बता रखा है, फिर है 3pz और फिर है 4pz। अब स्टूडेंट ये pz है और INA मैंने मेंशन कर रखा है Z एक्सिस से। मान लीजिए स्टूडेंट, मान लीजिए कि ये मेरा ये मेरा Z एक्सिस है, ये मेरा क्या है, Z एक्सिस है, ये Z एक्सिस है, और ये मेरा स्टूडेंट क्या है, Y एक्सिस है, Y एक्सिस, और स्टूडेंट ये मेरा क्या है, बोलिए, ये मेरा क्या है, X एक्सिस है।
तो पी जेड यही होगा पी जेड, ये प्लस माइनस, और दूसरा भी पी जेड ही आ रहा है, दूसरा भी क्या आ रहा है, पी जेड ही आ रहा है, ये आ गया प्लस माइनस, आई एन ए जेड एक्सिस ही है, तो यहाँ पे क्या सिग्मा बॉन्ड बनेगा, तो सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड ही हैं, सारे के सारे क्या हैं स्टूडेंट, सिग्मा बॉन्ड ही हैं, ऑल आर सिग्मा बॉन्ड, ऑल आर स्टूडेंट सिग्मा बॉन्ड। और यदि ऐसा है तो जैसे जैसे सेल नंबर इंक्रीज करेगा, पहला फैक्टर सी इसमें अप्लाई होगा, इफ द सेल नंबर इंक्रीजेज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इंक्रीजेज, तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज, और देयरफॉर बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीजेज होगी। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ 2pz सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, फिर 3pz होगा, और फिर क्या होगा 4pz होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आई एन ए याद रखना जेड एक्सिस है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने फोर्थ वाला, हमने लिया ये 2s है हमारे सामने, आई एन ए जेड एक्सिस ही है, और अगला है हमारे सामने 2s 2pz है, और अगला हमारे सामने है 2px 2px है, अगला हमारे सामने है 2py है, और अगला स्टूडेंट हमारे सामने है 2pz। तो देखो स्टूडेंट, एस से सिग्मा बॉन्ड बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम पढ़ के आए हैं pz से क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। लेकिन अगर आई एन ए जेड एक्सिस है और px आ रहे हैं जेड एक्सिस के अलोंग, px आ रहे हैं जेड एक्सिस के अलोंग, जरा समझो। अगर मान लीजिए कि ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा क्या है x एक्सिस है, और स्टूडेंट ये मेरा z एक्सिस है, और ये मेरा क्या है y एक्सिस है, और px आ रहे हैं, ये लो px प्लस निगेटिव, आई एन ए जेड एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं प्लस निगेटिव, तो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है। साइड वाइज ओवरलैपिंग का मतलब पाई बॉन्ड बन रहा है। क्या बन रहा है, पाई बॉन्ड, यानी कि ये पाई बॉन्ड है, और ये भी क्या है स्टूडेंट, पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है। अब स्टूडेंट आप सब जानते हो कि सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग ही होता है, तो ये पक्की बात है कि जो सिग्मा बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये 2px और 2py वाले, इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, लीस्ट। इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होने वाली है स्टूडेंट, बोलो लीस्ट, और सिग्मा वालों की ज्यादा होनी है। अब बच्चे देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ये 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 2 है, 2 है, यानी कि सेल नंबर सेम। तो हम नेचर ऑफ ऑर्बिटल की तरफ मूव करेंगे। मैंने कहा था सेल नंबर इज सेम, तब पीपी ओवरलैपिंग ज्यादा बेहतर होती है। तो पीपी ओवरलैपिंग क्या है, ये वाली। तो मैं कहूंगा कि जो 2pz है वो सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, और उसके बाद होगा बच्चे 2s 2pz होगा उसके बाद, और उसके बाद होगा 2s उसके बाद होगा 2s। सर आप कह सकते हो कि नहीं px कर दो क्योंकि इनमें डायरेक्शन अच्छी है। अरे भाई, पर ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और ये पाई बॉन्ड बना रहा है, और सिग्मा बॉन्ड हमेशा पाई बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग ही रहता है, पाई बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग ही रहता है। तो ये आएगा 2px और फिर 2px। अब ये दोनों ही क्योंकि पाई बॉन्ड बना रहे हैं, तो 2px बराबर हो जाएगा किसके, 2py के। बोलो स्टूडेंट, देख लीजिए स्टूडेंट, पहले मैंने सिग्मा बॉन्ड वाले लिखे हैं, और सबसे बाद में लिखा है पाई बॉन्ड वाला। सबसे बाद में क्या लिखा है, पाई बॉन्ड वाला। अब क्योंकि 2 पाई बॉन्ड बना रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि वो इक्वल बॉन्ड स्ट्रेंथ रखेंगे, क्योंकि दोनों ही सेम सेल के हैं और दोनों ही पीपी ओवरलैपिंग से बने हुए हैं, तो दोनों ही क्या रखेंगे, सेम रखेंगे। एक और इसमें हम क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए कि हमारे सामने क्वेश्चन आया 5th पर, एक हमारे सामने है 2s 2pz, एक हमारे सामने है स्टूडेंट 2s 2pz, और एक हमारे सामने है 2pz 2pz, और दूसरा स्टूडेंट हमारे सामने है
2pz 3pz, 2pz 3pz, और एक हमारे सामने है 2pz 4pz, 2pz 4pz। तो स्टूडेंट देखिए सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, क्योंकि याद रखना INA जेड एक्सिस है। मैंने स्टार्टिंग में ही बता रखा है कि INA क्या है, जेड एक्सिस है। एक बार मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं, ये रहा, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ, और INA मैंने फिक्स कर दिया है जेड एक्सिस, INA मैंने यहां पे फिक्स कर दिया है जेड एक्सिस। तो INA जेड एक्सिस है, तो यहाँ पे ये सब सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, ये भी सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ये भी सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ये भी सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो स्टूडेंट सबसे बढ़िया जो ओवरलैपिंग होगी वो 2pz की होगी। किसकी होगी? 2pz सबसे स्ट्रांग होगा। उसके बाद क्या हम 2pz 3pz को रखें या 2pz 4pz को रखें? तो मैंने कहा था यदि सेल नंबर डिफरेंट हो गए, यहाँ पे यदि आप गौर करके देखें तो स्टूडेंट यहाँ पे ये 2 3 है, ये 2 4 है, और ये क्या है 2 2, ये क्या है 2 2। और यदि सेल नंबर डिफरेंट होते हैं, सेल नंबर डिफरेंट होते हैं, तो स्टूडेंट हम एनर्जी को ही आधार बनाते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, VBT पार्ट 4 में मैंने आपको बता रखा है कि जिसकी एनर्जी, ओ माय गॉड, जिसकी एनर्जी कम वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। वो क्या बनाएगा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। जिसकी एनर्जी ज्यादा वो क्या बनाएगा? वीक बॉन्ड। मैंने कहा था ऑर्बिटल सिलेक्शन में वो 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है, साइज मींस एनर्जी, और दूसरा मैंने बताया था शेप, और शेप मींस डायरेक्शनल। तो यहां पे वो ही कंसेप्ट लगेगा। आप ये नहीं कह सकते सर 2pz 3pz, नहीं, 3 की एनर्जी ज्यादा होती है, 2s 2pz। उसके बाद आ जाएगा स्टूडेंट 2s 2pz, फिर आ जाएगा 2pz 3pz, और फिर आ जाएगा सबसे बाद में 2pz 4pz, फिर उसके बाद में आ जाएगा 2pz 4pz। बच्चे ये एक टाइप का क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन लिखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज वीकेस्ट। अब हम दूसरे टाइप के क्वेश्चंस पे चल रहे हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज वीकेस्ट, विच ऑफ द following bond, which of the following bond is weakest, which of the following bond is weakest। हमको ये देखना है कि कौन सा बॉन्ड क्या है हमारे सामने वीकेस्ट है। बच्चे मान लीजिए कि हमारे सामने आया कार्बन कार्बन, और फिर आया स्टूडेंट हमारे सामने नाइट्रोजन नाइट्रोजन, और फिर हमारे सामने आया ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अब हमको बताना है कि इसमें सबसे वीक बॉन्ड कौन सा है। तो अगर बच्चे हम पहले चलेंगे फर्स्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग द बॉन्ड स्ट्रेंथ, 3 फैक्टर्स है। एक तो है नंबर ऑफ सेल नंबर इंक्रीज करेगा तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इंक्रीज करेगी, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इंक्रीज करेगी तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी, और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। सेल नंबर पर चलेंगे तो सेल नंबर तो कहता है कार्बन 2 2, सेल नंबर बोलता है स्टूडेंट कार्बन 2 2, नाइट्रोजन 2 2, ऑक्सीजन 2 2, सेल नंबर तो ये बोलता है। फिर दूसरा बताते हैं, दूसरे की बात करते हैं नेचर ऑफ ऑर्बिटल, नेचर ऑफ ऑर्बिटल। बच्चे आप सब जानते हो कि यदि जिस पे चले नेचर ऑफ ऑर्बिटल पे, तो ये सबके सब पीपी ओवरलैपिंग है। यहाँ पर भी पीपी ओवरलैपिंग है, यहाँ पर भी पीपी ओवरलैपिंग है, और यहाँ पे भी क्या है पीपी ओवरलैपिंग है। और यदि अभी तो हम हाइब्रिडाइजेशन देख के आए, नहीं तो आप ये कह सकते हो कि सारे के सारे क्या है, बोलो sp3 sp3 और sp3, सारे के सारे क्या है sp3 sp3 sp3, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर हम चलेंगे नंबर ऑफ लोन पेयर पे। किस पे चलेंगे स्टूडेंट?
नंबर ऑफ लोन पेयर पे। मैंने बताया था नाइट्रोजन के पास में एक लोन पेयर होता है, कार्बन के पास में 0 लोन पेयर, कार्बन के पास में 0 लोन पेयर, ऑक्सीजन पे होते हैं 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर। और अभी मैंने बताया था कि एज द नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीजेज, एज द नंबर ऑफ लोन पेयर यदि स्टूडेंट इंक्रीज हुए तो सीधी सी बात है कि लोन पेयर रिपल्शन भी बच्चे क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है। और यदि लोन पेयर रिपल्शन इंक्रीज हुई तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होने वाली है, डिक्रीज होने वाली है। इसका मतलब ऑक्सीजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम होगी और कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी। कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीज हो रही है और बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। अगर मैं आपके सामने लाऊं, क्या लाऊं, F2 Cl2 Br2 और I2 की बॉन्ड स्ट्रेंथ हमें बतानी है। तो बच्चे अगर हम बात करें F2 Cl2 Br2 I2 की बॉन्ड स्ट्रेंथ हमें बतानी है, तो पहले बात करते हैं नंबर ऑफ शेल की। सेल नंबर बोलता है कि ये G22 ओवरलैपिंग से मिलके बना है। बहुत अच्छा, बहुत खूब। और क्लोरीन जो है 3 ओवरलैपिंग से मिलके बना है, क्योंकि ये 2p ओवरलैपिंग है। यहाँ पे 2p यहाँ पे 3p ओवरलैपिंग है, यहाँ पे 4p ओवरलैपिंग है। सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं सारे के सारे। यहाँ पे 5p ओवरलैपिंग है। अरे भाई एक बात बताओ, F का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p5, इसका कोई रोल नहीं होता इनर सेल का। ये आ गया 2s और स्टूडेंट ये आ गया 2p5, 1 2 3। मान लीजिए ये F1 ये है और दूसरा F भी ऐसे ही आएगा, ये आएगा, उसकी भी यही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी। तो F2 कैसे बनेगा, F के बीच में बॉन्ड बनेगा। तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक F का, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक F का और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दूसरे F का, ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, ओवरलैपिंग। तो यहाँ पे देखो ये क्या था, 2p, ये 2s था, ये 2p था, ये 2s था, ये 2p था। तो ये वास्तव में 2p ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक उसी प्रकार वहाँ पे 3p और यहाँ पे 4p और यहाँ पे 5p। तो ये 4 ओवरलैपिंग है और ये 5 ओवरलैपिंग है। तो बच्चे अकॉर्डिंग टू शेल नंबर एक बात समझ में आती है, शेल नंबर ऑन द बेसिस ऑफ शेल नंबर, on the basis of cell number, on the basis of cell number, oh my god, on the basis of cell number, F2 को सबसे ज्यादा, मैंने कहा on the basis of cell number F2 का बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। या ऐसे लिखो बच्चे, ऐसे लिखो, on the basis of cell number FF बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसके बाद Cl बॉन्ड स्ट्रेंथ होना चाहिए, उसके बाद Br बॉन्ड स्ट्रेंथ होना चाहिए और उसके बाद I बॉन्ड स्ट्रेंथ होना चाहिए। क्योंकि ये है 2 ये है 3 ये है 4 और ये है 5। लेकिन ऐसा रियल ऑर्डर नहीं है, ये सेल नंबर के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है, सेल नंबर के ऊपर। और बच्चे तीसरा फैक्टर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लोन पेयर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लोन पेयर, या मैं ये थोड़ा सा छोटा लिखता हूं बच्चे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लोन पेयर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लोन पेयर। बच्चे नंबर ऑफ लोन पेयर के बेस पे, यानी कि जरा देखना, ओ माय गॉड, F ये 3 लोन पेयर, ओ हो 3 लोन पेयर है इस पे, वेरी गुड, बहुत अच्छे। यहाँ पे Cl पे भी कितने लोन पेयर हैं, 3 लोन पेयर हैं।
कितने लोन पेयर है? 3। अरे वाह, कमाल हो गया। और Br पे भी कितने लोन पेयर है? 3। कितने लोन पेयर है स्टूडेंट? 3। Br पे भी कितने लोन पेयर है? 3। और I के पास भी कितने? ओ माय गॉड, ओ हो, ये क्या हुआ सर, ये क्या हुआ? यहां तो नंबर ऑफ लोन पेयर सेम है, यानी कि एफ में भी 3 लोन पेयर है, Cl2 में भी 3 लोन पेयर है, Br2 में भी 3 लोन पेयर है, और I2 में भी 3 लोन पेयर है। इसका मतलब कि लोन पेयर इसमें कोई रोल प्ले नहीं करेगा, ऐसा लगता है, बट करेगा। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट जरा सोचिए, फ्लोरीन होता है इतना सा, क्लोरीन होता है इतना, ब्रोमीन होता है इतना, और आयोडीन होता है इतना। तो बच्चे एक बात बताओ, इतने पे ज्यादा रिपल्सन होगा? अगर 6 लोन पेयर, 3 लोन पेयर इतने छोटे छोटे में होंगे, तो बोलो बच्चे उनमें क्या होगी? रिपल्सन ज्यादा लगेगी। रिपल्सन ज्यादा लगेगी तो वो वीक होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लोन पेयर, यानी कि लोन पेयर रिपल्सन इसमें क्या होगी? मैक्सिमम। मैं क्या कह रहा हूं बच्चे? लोन पेयर रिपल्सन इसमें मैक्सिमम है। क्यों मैक्सिमम है? क्योंकि एफ का साइज सबसे छोटा होता है। यहां नंबर ऑफ लोन पेयर भले ही सब में सेम हो, लेकिन एफ का साइज स्मॉलेस्ट होता है इन सब में। तो F2 में लोन पेयर रिपल्सन मैक्सिमम है। और यदि F2 पे लोन पेयर रिपल्सन मैक्सिमम है, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लोन पेयर, यानी कि लोन पेयर रिपल्सन के हिसाब से ये वीकेस्ट बॉन्ड होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? वीकेस्ट बॉन्ड। यानी कि इसके ऑन द बेसिस ऑफ सेल नंबर F2 को क्या, FF बॉन्ड को क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्गेस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्गेस्ट। लेकिन लोन पेयर रिपल्सन के हिसाब से इसको क्या होना चाहिए? वीकेस्ट। क्या होना चाहिए? वीकेस्ट। और इसको क्या होना चाहिए? बोलो बच्चे, स्ट्रॉन्गेस्ट। क्योंकि आयोडीन का साइज स्टूडेंट सबसे बड़ा होता है। आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होता है, तो इसको स्ट्रॉन्गेस्ट होना चाहिए। इसको क्या होना चाहिए बच्चे? स्ट्रॉन्गेस्ट होना चाहिए। और इसके अकॉर्डिंग I2 को क्या होना चाहिए? वीकेस्ट होना चाहिए। वीकेस्ट होना चाहिए। तो मामला फंस गया, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। और इसको क्या होना चाहिए? वीकेस्ट बॉन्ड। लेकिन लोन पेयर रिपल्सन बोल रहा है कि F2 का बॉन्ड वीकेस्ट होना चाहिए और I2 का बॉन्ड क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्गेस्ट। अब तो मामला उलझ गया। अब हम किसके साथ जाएं? और स्टूडेंट ये क्वेश्चन शायद ही दुनिया का कोई ऐसा एग्जाम हो जिसमें ये ना आया हो। देखो, नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, IIT JEE मेन में ये क्वेश्चन आया हुआ है, CSIR नेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है, गेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है, और स्कूल्स के एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्या करें बच्चे? देखिए, अगर दो फैक्टर एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हो, एक फैक्टर कह रहा है कि F2 स्ट्रॉन्गेस्ट है और दूसरा फैक्टर कह रहा है कि F2 वीकेस्ट है। एक फैक्टर बोल रहा है कि F2 स्ट्रॉन्गेस्ट है और दूसरा फैक्टर बोल रहा है कि I2 स्ट्रॉन्गेस्ट है। अगर ऐसी सिचुएशन आ जा तो बाजी कोई तीसरा मारेगा, यानी कि ना तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड F2 में होने वाला और ना ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड I2 में होने वाला। ओ माय गॉड। यदि दो फैक्टर्स एक साथ लग रहे हो और एक फैक्टर ये कह रहा है कि भाई ये F2 स्ट्रॉन्गेस्ट है और दूसरा फैक्टर ये कह रहा है कि I2 स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो आप समझ जाइए कि ना I2 का बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, ना F2 का बॉन्ड यानी कि ना FF बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट है और ना II बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट है। बाजी कोई तीसरा ही मारेगा। सर कौन मारेगा तीसरा? तो देखो बच्चे, देखो स्टूडेंट, क्या है कि ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसे F2 को भूल जाओ, F2 को भूल जाओ, और यहां पहले देखते हैं Cl2, Br2 और I2। यदि F2 नहीं हुआ होता, क्योंकि बच्चे F टॉप मोस्ट प्लेयर है अपने पीरियड का, अपने ग्रुप का टॉप मोस्ट एलिमेंट है। क्या है स्टूडेंट? टॉप मोस्ट एलिमेंट है अपने ग्रुप का। तो इसकी खुद की साइज अपने रेस्ट ऑफ द मेंबर से बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। तो यहां इसकी साइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। लेकिन अगर F2 नहीं होता और हमारे सामने होते Cl2, Br2, I2,
तो हम सीधा इस फैक्टर के साथ जाते कि जैसे जैसे सेल नंबर इंक्रीज कर रहा है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इंक्रीज कर रही है, और अगर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इंक्रीज कर रही है तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रही है, और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रही है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रही है। यानी कि हम कहते हैं Cl2 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, Br2 सबसे ज्यादा, और फिर I2। लेकिन हमारे क्वेश्चन में स्टूडेंट F2 इन्वॉल्व है, F2 गायब नहीं है। मैंने कहा कि यदि F2 नहीं होता तो हम इसमें सिर्फ सेल नंबर लगा देते। क्या लगा देते? सेल नंबर। बट है तो बच्चे उसके लिए है फिर क्या कि Cl2 सबसे ज्यादा, फिर Br2, और यहां Br और I के बीच में घुसेड़ दो F2 को। ओ माय गॉड, यानी कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है Cl2, उसके बाद है Br2, फिर है F2, और उसके बाद है I2। यानी कि F2 को थर्ड प्लेस प्राप्त हुआ है और I2 लीस्ट रहा है। F2 पहुंच गया थर्ड प्लेस पे और I2 रहा है लीस्ट। तो ऑर्डर आएगा ये Cl2, Br2, F2, I2। याद, देखो बच्चे, याद करने की टेक्निक है ये। क्या? कल बारात फिर आई, कल बारात फिर आई। कल का मतलब क्लोरीन, बारात का मतलब Br, F2 का मतलब फिर, और I2 का मतलब आई। अब देखो स्टूडेंट, मैंने आपको ये टेक्निक बताई है इसको याद करने की, कल बारात फिर आई। अब स्टूडेंट ये सेम क्वेश्चन जब मैं एग्जाम दे रहा था तब मेरे एग्जाम में भी आया था, और हमारे सर ने भी हमको यही टेक्निक बताई थी, कल बारात फिर आई। और मुझे एग्जाम में क्या याद रहा? मुझे एग्जाम में याद रहा फिर कल बारात आई, फिर कल बारात आई। ओ माय गॉड, फिर कल बारात आई, और इसके अनुसार तो F2 सबसे ज्यादा हो गया। ओहो, तो मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था, मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था बच्चे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस टेक्निक पे तो ज्यादा जाना मत, यदि जाओ तो याद रखना फिर सबसे पहले नहीं है, कल बारात फिर आई, कल बारात फिर आई। और नहीं तो आप याद रखो कि अगर F2 नहीं होता तो Cl2, Br2 और I2 होता, और F2 को हमें थर्ड प्लेस देना है, F2 को हमें थर्ड प्लेस देना है। और यदि ट्रिक याद करनी ही है तो ऐसे याद मत कर लेना फिर कल बारात आई, जैसे मैं याद करके, सर ने बताया था ये, मैं कर गया इसको याद। तो कल बारात फिर आई, कल बारात फिर आई, Cl2, Br2, F2, I2, ये है इसका करेक्ट आंसर। समझ गए होंगे बच्चे। अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चे। जब दो फैक्टर एक्ट कर रहे हो और एक फैक्टर किसी को जिता रहा हो और दूसरा फैक्टर किसी दूसरे को जिता रहा हो, तो ना कोई भी नहीं जीतेगा इन दोनों में से, कोई तीसरा बाजी मारेगा, और बाजी मार गया यहाँ क्लोरीन, बाजी मार गया यहाँ क्लोरीन। आगे मूव करते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन है हमारे सामने HH, कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो बच्चे हाइड्रोजन हाइड्रोजन आप जानते हो ये 1 का है, ये स्टूडेंट 2 का है, नाइट्रोजन भी 2 का है, ऑक्सीजन भी 2 का है। तो एक बात तो है कि नंबर ऑफ सेल के बेस पे हम ये कह सकते हैं कि भैया हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो सबसे ज्यादा रहेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो सबसे ज्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ सेल कम है, नंबर ऑफ सेल कम है। अब इसमें हम कैसे डिसाइड करें? तो बच्चे लोन पेयर से डिसाइड कर लो। ऑक्सीजन के पास में कितने? 2 लोन पेयर हैं, नाइट्रोजन के पास में कितने? 1 लोन पेयर है, और कार्बन के पास में 0 लोन पेयर है। तो अगर मैं यहां से यहां तक की बात करूं तो क्या है, नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीज हो रहे हैं। तो सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, लोन पेयर रिपल्शन क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। और यदि लोन पेयर रिपल्शन इंक्रीज हो रहे हैं तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। यानी कि बच्चे HH सबसे ज़्यादा होगा, फिर होगा कार्बन कार्बन, फिर होगा नाइट्रोजन नाइट्रोजन, और सबसे लीस्ट होगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सबसे लीस्ट होगा स्टूडेंट ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट।
मान लीजिए कि हमारे सामने आ जाए, ये अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मान लीजिए हमारे सामने आ जाए CF और क्या आ जाए, बोलो बच्चे, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड आ जाए, और फिर क्या आ जाए बच्चे, कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड आ जाए, और फिर क्या आ जाए स्टूडेंट, कार्बन आयोडीन बॉन्ड आ जाए। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ कार्बन 2F2, कार्बन 2 ये 3, कार्बन 2 ब्रोमीन 4th सेल का, कार्बन 2 आयोडीन 5 सेल का। तो सेल नंबर यहाँ पे डिसाइड कर देगा, सेल नंबर यहाँ पे डिसाइड कर देगा। दोनों पे देखो, सब पे लोन पेयर 3 है, तो सेल नंबर से डिसाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 2 ओवरलैपिंग है और ये 2 3 है। और ये जैसे जैसे सेल नंबर इंक्रीजेज की सेल नंबर इंक्रीजेज एज सेल नंबर इंक्रीजेज, यदि सेल नंबर इंक्रीज हुआ तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस IND क्या हो गई, इंक्रीजेज, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इंक्रीज हो गई, तो बॉन्ड लेंथ भी स्टूडेंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। BL का मतलब बच्चे बॉन्ड लेंथ, तो सीधी सी बात है स्टूडेंट की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। क्या हो गई स्टूडेंट, डिक्रीज हो गई। क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए आ जाए H2 और मान लीजिए आ जाए बच्चे HF और मान लीजिए आ जाए HCl। आपसे ये पूछा जाए तो बच्चे देखिए, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, और यहाँ पे क्या है बच्चे, हाइड्रोजन और फ्लोरीन है, और यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, हाइड्रोजन और क्लोरीन है। ये जो ओवरलैपिंग है बच्चे, ये 1 ओवरलैपिंग है, ये 1 2 ओवरलैपिंग है, ये 1 3 ओवरलैपिंग है। तो हम कह सकते हैं कि सेल नंबर इंक्रीज हो रहा है, और यदि सेल नंबर इंक्रीज हो रहा है तो सीधी सी बात है कि HH सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, और फिर क्या होगा, HF होगा, और फिर क्या होगा, HCl होगा। और हम तुरंत ये मार के आ जाते हैं, बट स्टूडेंट दिस इज रॉन्ग आंसर। हम पहले ये लगाते हैं कि HH11 1 2 1 3, तो सेल नंबर इंक्रीज कर रहा है। देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो सेल नंबर इंक्रीज कर रहा है। सेल नंबर इंक्रीज कर रहा है तो हम सोचते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इंक्रीज कर रही है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रही है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कम हो गया। और यदि हमने ऐसा कर दिया तो ये गलत हो गया, ये गलत आंसर हो जाएगा, ये गलत आंसर हो जाएगा, ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमको एक बात और भी देखनी है स्टूडेंट, वी हैव टू सी वन मोर थिंग, क्या कि इनमें स्टूडेंट HF में देखिए ये 2.1 होता है और फ्लोरीन 4.0 होता है, तो ये वेरी हाई पोलर बॉन्ड है। ये HF क्या है, वेरी हाई पोलर बॉन्ड है, वेरी हाई पोलर बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड है, ड्यू टू हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ड्यू टू हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। और स्टूडेंट जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होता है तो बॉन्ड पोलर बन जाता है, और जो पोलर बॉन्ड होते हैं वो जनरली नॉन पोलर बॉन्ड से क्या होते हैं स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, या फिर हम ये कह देंगे कि इसमें आयोनिक कैरेक्टर, अगर मैं एनसीईआरटी की लैंग्वेज बोलूँ तो एनसीईआरटी बोलती है कि इसमें आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है, और आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीज होने से HF क्या है स्टूडेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड हो जाता है। यानी कि करेक्ट ऑर्डर ये होगा कि HF का बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर HH का है, और फिर HCl का है। स्टूडेंट देखिए, जनरली फॉर द आयोनिक बॉन्ड कैरेक्टर, आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 2.1 के आसपास होना चाहिए, और यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑलरेडी 1.9 का हो चुका है। अगर हम इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कैलकुलेट करें तो ये 1.9 का है, जो कि 2.1 के बहुत क्लोज है। यानी कि इसमें अच्छा खासा क्या आ चुका है, आयोनिक कैरेक्टर आ चुका है, और अच्छा खासा आयोनिक कैरेक्टर आ चुका है तो HF बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट है। HF बॉन्ड क्या है स्टूडेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट है। यानी कि करेक्ट ऑर्डर ये होगा, HF बॉन्ड सबसे ज़्यादा, फिर HH, और उसके बाद क्या होगा, HCl होगा, उसके बाद क्या होगा, HCl होगा।
बच्चे ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपके सामने आया ये, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी, मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी किसके पास है। और आपके सामने ऑप्शन आ गए ये कि अगर ये पूछे HH और दूसरा आ जाए HF, तीसरा आ जाए HCl और फिर आ जाए फोर्थ HBr, तो स्टूडेंट देखो सीधी सी बात है, अभी हम देख के आए हैं कि HF H2 से स्ट्रॉन्ग होता है, बाकी HF HCl और HBr से भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड लेंथ रखता है, बाकी HCl और HBr से भी HF की बॉन्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होती है। तो बच्चे HF का जो बॉन्ड है इसमें आयोनिक कैरेक्टर है ड्यू टू सब्सटेंशियल आयोनिक कैरेक्टर, ड्यू टू सब्सटेंशियल आयोनिक कैरेक्टर, आयोनिक कैरेक्टर, आयोनिक कैरेक्टर HF, बॉन्ड स्ट्रेंथ HF, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम, HF बॉन्ड स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम। और बच्चे जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम तो इसी की बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो स्टूडेंट बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी, HF की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी स्टूडेंट, HF की हो जाएगी, HF की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्वेश्चन आता है बच्चे, CO2 इज ए गैस, CO2 इज ए गैस but CO2 is a gas but SiO2 is solid, why ऐसा क्यों। तो देखो बच्चे, यदि हम कार्बन CO2 की बात करें तो CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक तो सिग्मा बॉन्ड है, एक तो क्या है स्टूडेंट, सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग ही होते हैं, और दूसरा स्टूडेंट इसमें है पाई बॉन्ड। क्या है, पाई बॉन्ड है, कार्बन और ऑक्सीजन में पाई बॉन्ड है। अब देखो जरा होता क्या है बच्चे, कार्बन एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, कार्बन एक्साइटेड स्टेट में होता है 2s में 1 इलेक्ट्रॉन और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन, और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, कार्बन एक्साइटेड स्टेट में ये होता है। और यदि हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन अगर अपनी एक्साइटेड स्टेट में गया तो इसके 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, और स्टूडेंट यहाँ पे 1 2 3 4, ये 2s और ये क्या है 2p2। अब बच्चे देखिए, कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो कोवेलेंसी के अकॉर्डिंग कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने चाहिए, और कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है। देखो 2 बॉन्ड और 2 ये रहे, 2 ऑक्सीजन के, 1 ऑक्सीजन के साथ 2 और 1 ऑक्सीजन के साथ 2। तो हमको कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन के 1 ऑक्सीजन के पास में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। CO2 के फॉर्म करने के लिए हमें 2 ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 1 ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 2 ऑक्सीजन के पास में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब एक तो बना लेगा बच्चे सिग्मा बॉन्ड, एक तो बना लेगा सिग्मा बॉन्ड और एक बना लेगा पाई बॉन्ड। ठीक उसी प्रकार दूसरा ऑक्सीजन आएगा, ठीक उसी प्रकार दूसरा ऑक्सीजन आएगा एक्साइटेड स्टेट में, दूसरा ऑक्सीजन आएगा, तो एक तो बना लेगा बच्चे सिग्मा बॉन्ड और एक बना लेगा पाई बॉन्ड, एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड। तो अगर मैं कहूं तो CO2 में 2p पाई बॉन्डिंग हो रही है। CO2 में क्या हो रहा है,
2p पाई बॉन्डिंग हो रही है। CO2 में स्टूडेंट क्या हो रहा है, CO2 में है सिग्मा बॉन्ड के अतिरिक्त 2p पाई बॉन्डिंग, 2p पाई बॉन्डिंग। लेकिन यदि बच्चे हम SiO2 की बात करते, किसकी बात करते, SiO2 की, आगे ही कर लेता हूं। अगर मैं SiO2 की बात करता तो सिलिकॉन अपनी एक्साइटेड स्टेट में क्या रखता, 3s, क्योंकि ये थर्ड पीरियड का है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते, बोलो होते होते ये होता अपनी एक्साइटेड स्टेट में 3p। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट बॉन्ड बनाने के लिए 2 ऑक्सीजन आती, यहाँ पे बॉन्ड बनाने के लिए 2 ऑक्सीजन आती, 2 ऑक्सीजन आती, 2 ऑक्सीजन आती, 2 ऑक्सीजन आती, 1 ऑक्सीजन ये आ गई और दूसरी ऑक्सीजन ये आती, 1 2 3 4, तो एक बना लेती सिग्मा और एक बना लेती पाई, एक बनाती सिग्मा और एक बनाती सिग्मा और एक बनाती पाई, इससे ठीक है, ये सिग्मा और ये क्या होता, पाई। अब बच्चे यहाँ पे जो पाई बॉन्ड बन रहा है ना, ये क्या बन रहा है, ऑक्सीजन का तो है 2p पाई, 2p, और इसका क्या है 3p। तो SiO में यदि पाई बॉन्ड बनता SiO में, तो ये होता 2p पाई और ये होता 3p पाई, ओ माय गॉड, और 2p पाई 3p पाई एक वीक पाई बॉन्ड है, एक वीक पाई बॉन्ड है, वीक पाई बॉन्ड है, तो SiO2 एग्जिस्ट ही नहीं करता यदि वो पाई बॉन्ड बनाता। तो इसलिए बच्चे CO2 पाई बॉन्ड बनाता है, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच CO2 में, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच CO2 में जो पाई बॉन्ड है वो 2p पाई है। लेकिन यदि सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ में पाई बॉन्ड बनाता तो इसका 3p पाई होता और इसका 2p पाई होता। और मैंने आपको पीछे की क्लासेस में पढ़ाया हुआ है कि 3p पाई 2p पाई बॉन्ड इज वीक पाई बॉन्ड, वीक पाई बॉन्ड, और दुनिया में कोई भी कमजोर रहना नहीं चाहता। सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में यदि पाई बॉन्ड बनता तो वो वीक पाई बॉन्ड होता, और दुनिया में कोई भी कमजोर रहना नहीं चाहता। इसलिए सिलिकॉन ऑक्सीजन से कहता है कि तुम अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखो और मुझे मेरे पास रहने दो, ठीक है। और वो क्या है, सिंगल बॉन्ड बनाता है। पर ऑक्सीजन कहता है तुम ऐसा क्यों करते हो, कि देखो जरा सोचो। तो सिलिकॉन क्या काम करता है, SiO2 में बच्चे जनरली होता क्या है, ये 3 डायमेंशनल जियांट कोवलेंट नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाता है, जियांट कोवलेंट नेटवर्क स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। 3 डायमेंशनल जियांट कोवलेंट नेटवर्क स्ट्रक्चर एज्यूम कर लेता है। कैसे, कि सिलिकॉन कहता है ऐसे, ऑक्सीजन सिलिकॉन, ऑक्सीजन सिलिकॉन, ऑक्सीजन सिलिकॉन, ऑक्सीजन सिलिकॉन, ऑक्सीजन सिलिकॉन, फिर ऑक्सीजन सिलिकॉन, ऑक्सीजन सिलिकॉन। बच्चे ये आपने लिख लिया होगा, जियांट कोवलेंट नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है SiO2 का। क्या होता है, जियांट कोवलेंट, क्या होता है, जियांट 3 डायमेंशनल जियांट कोवलेंट नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, 3 डायमेंशनल जियांट नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है। फिर यहाँ पे भी हो O और यहाँ पे क्या होता SI, फिर यहाँ O और फिर क्या होता SI, फिर क्या होता O और फिर क्या होता SI, फिर ऑक्सीजन, फिर दिस, ओ माय गॉड, फिर ऑक्सीजन, फिर दिस, और ऐसे ही आगे चलता। यहाँ पे ये ऑक्सीजन होता और यहाँ पे ये फिर से ऑक्सीजन होता। तो देखो आपको ऐसा लग रहा होगा कि एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। नहीं बच्चे, देखिए सिलिकॉन एक ऑक्सीजन वास्तव में ये 2 सिलिकॉन से जुड़ी हुई है, एक ऑक्सीजन वास्तव में ये 2 सिलिकॉन से जुड़ी हुई है।
एक ऑक्सीजन वास्तव में ये 2 सिलिकॉन से जुड़ी हुई है, एक ऑक्सीजन वास्तव में ये 2 सिलिकॉन से, तो वास्तव में इसे हम 1/2 काउंट करेंगे। ये ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन से, तो एक सिलिकॉन से 1/2, ये ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन से, तो 1/2 और 1/2। और बच्चे देखो, ये इसने कोवलेंट बॉन्ड बना लिए, सारे के सारे कोवलेंट बॉन्ड बना लिए। और आप जानते हो कि सिलिकॉन थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। थर्ड पीरियड में होते हैं 3D, थर्ड पीरियड में होते हैं स्टूडेंट 3D। और यदि 3D होते हैं तो ये नॉन कन्वेंशनल बैक बॉन्डिंग भी कर सकता है। जितने भी ऑक्सीजन है सिलिकॉन के साथ क्या कर लेते हैं, बैक बॉन्डिंग। क्या कर लेते हैं, बैक बॉन्डिंग। यानी कि सिलिकॉन सिंगल में डबल बॉन्ड का आनंद लूटता है, सिंगल बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड बैक बॉन्डिंग से हो जाता है। सिंगल और बैक बॉन्डिंग क्या है, नॉन कन्वेंशनल बॉन्डिंग है स्टूडेंट, नॉन कन्वेंशनल बॉन्डिंग। क्या है, नॉन कन्वेंशनल। और यही कारण है कि दुनिया में SiO2, जितने भी पहाड़ पर्वत पत्थर जो भी आप देखते हो दुनिया में, मार्बल देखते हैं, पत्थर देखते हैं, घरों में लगा हुआ पहाड़ देखते हैं, माउंटेन्स देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, वो सब का सब बच्चे SiO2 से मिलके बना होता है। देखिए बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड 2p बन के खुश हो गया तो वो गैस बन के उड़ गई, लेकिन SiO2 नहीं बना, पाई बॉन्ड नहीं बना, तो उसे देखा कि 2p 3p तो वीक बॉन्डिंग में मैं उसमें बनूंगा ही नहीं, इसलिए वो सारे सिंगल बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है। और खुद के पास वेकेंट d ऑर्बिटल है, ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है। मैं नॉन कन्वेंशनल बैक बॉन्डिंग में इस बात को बताऊंगा कि ये स्ट्रक्चर सिंगल बॉन्डेड ही है, लेकिन ऑक्सीजन और सिलिकॉन में एक बैक बॉन्डिंग हो सकती है, तो सिंगल में ये डबल का मजा लूट लेता है। और यही कारण है कि SiO2 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सॉलिड होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सॉलिड होता है। और इसलिए दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग ये सीमेंट विमेंट बच्चे सब में आपको क्या मिलने वाला है, SiO2। तो यही कारण है स्टूडेंट, CO2 में 2p बॉन्डिंग बनती है, इसलिए CO2 ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसलिए CO2 में 2p CO2 पाई बॉन्ड बना लेता है। लेकिन SiO2 में अगर पाई बॉन्डिंग बनती तो वो बनती 2p और 3p, जो कि वीक है, और वीक कोई रहना नहीं चाहता, तो ये वीक पाई बॉन्डिंग को एक्सेप्ट ही नहीं करता। और क्या बना लेता है, जायंट 3 डायमेंशनल जायंट कोवलेंट नेटवर्क स्ट्रक्चर बना लेता है। बच्चे ऐसे ही है, ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एग्जिस्ट एच, एक और क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, नाइट्रोजन एग्जिस्ट एच N2, ओ माय गॉड, वाइल फॉस्फोरस एग्जिस्ट एच P4। बच्चे फिर वही है कि नाइट्रोजन में बच्चे एक तो सिग्मा बॉन्ड है, नाइट्रोजन में एक तो क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा है, और दो क्या है, दो हैं 2p बॉन्डिंग। यदि फॉस्फोरस भी P2 की तरह एग्जिस्ट करता, अगर ऐसे एग्जिस्ट करता तो एक सिग्मा होता, और फिर ये एक होता, दो होती इसमें क्या 3p और ये है वीक बॉन्ड, और मैंने कहा दुनिया में कोई भी वीक रहना नहीं चाहता, तो फॉस्फोरस P2 की तरह एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन नाइट्रोजन में क्या है, 2p है, और ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है HN2। अब बच्चे फॉस्फोरस, ओ माय गॉड, फॉस्फोरस p बॉन्ड P2 बनाएगा तो 3p बनेंगे, वीक बॉन्ड होगा, तो फॉस्फोरस फिर P2 की तरह एग्जिस्ट नहीं करता, P4 की तरह एग्जिस्ट करता है। यानी कि बच्चे अगर हम फॉस्फोरस की बात करें तो 15 होता है, और यहाँ रहेगा नियॉन, और यहाँ रहेगा 3s2 3p3, तो ये एक फॉस्फोरस 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है। एक फॉस्फोरस क्या बनाता है, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, क्योंकि P2 बनता तो वीक 3p तो वो वीक रहता। अब स्टूडेंट दो तो सिग्मा बॉन्ड ऐसे बना लिए, और ये तीसरा ऐसे बना लेता है, देखिए तीसरा ऐसे बना लिया, और तीसरा ये ऐसे बना लेता है,
और एक रह जाता है लोन पेयर। तो थ्री अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 ही बॉन्ड बना लिए, एक ले लिया लोन पेयर और एक ले लिया लोन पेयर। बोलो तो P जो है, अब ये सिग्मा बॉन्ड तो बच्चे स्ट्रांग होते हैं, देयरफॉर P एग्जिस्ट करता है एज P4, क्योंकि P4 में बच्चे उसको स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड मिल रहे हैं और सिग्मा बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग ही होते हैं, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, तो बच्चे सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग ही होते हैं P4। और आप जानते हो कि P4 आगे पढ़ेंगे हम, ये वाइट फॉस्फोरस होता है, ये होता है स्टूडेंट वाइट फॉस्फोरस, ये होता है वाइट फॉस्फोरस। तो बच्चे ये कहानी थी वीबीटी की। ये बच्चे लास्ट पार्ट था आज वीबीटी का, 5 पार्ट में मैंने आपको वीबीटी कंप्लीट करा दी। अब फुल फ्लैश तरीके से नेक्स्ट वीडियो में हाइब्रिडाइजेशन की लेके आऊँगा स्टूडेंट। 5 पार्ट में ये आखिरी पार्ट था वीबीटी का, आज वीबीटी कंप्लीट होती है। जाने से पहले स्टूडेंट मैं आपसे कहना चाहूँगा जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री राधे। जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री राधे। डिजाइन योर टाइम टेबल इन सच ए वे दैट नॉट इवन ए सिंगल सेकेंड ऑफ अस शुड गो वेस्ट। जय हिंद। देखें वीडियो आपको आता है? कोई नहीं? हाँ बस नहीं। हाँ बंद करना है, लेकिन वहाँ से मत करना और कोई। हाँ एक